खास खबर की शुरुआत पीएफआई पर बड़े एक्शन के साथ। केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई को 5 साल के लिए बैन कर दिया है। पीएफआई के अलावा 8 और संगठन हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। इसमें कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया है, वुमेन फ्रंट ऑफ इंडिया है, इन पर भी कार्रवाई की गई है। गृह मंत्रालय ने इन संगठनों को बैन करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सभी के खिलाफ टेरर लिंक के सबूत मिले हैं। केंद्र सरकार ने यह एक्शन अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए के तहत लिया है। सरकार ने यह भी कहा कि पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों की गतिविधियां देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। पीएफआई से जुड़े 8 संगठनों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, रेहाब इंडिया फाउंडेशन, नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसके अलावा नेशनल विमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन, केरल के रेहाब फाउंडेशन को भी बैन किया गया है। तो 2 बड़ी कार्रवाई की गई। सितंबर के महीने में 2 ताबड़तोड़ छापे की कार्रवाई की गई। 200 से ज्यादा लोग गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए। गिरफ्तार भी किए गए, हिरासत में भी लिए गए। पहली बार ऐसा हुआ कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, राष्ट्रीय सुरक्षा जांच एजेंसी और ईडी दोनों ने एक साथ यह कार्रवाई की है। और अब बात मध्य प्रदेश की करें तो यहां 21 पीएफआई के जो सक्रिय सदस्य थे इन्हें जेल भेजा गया है। इन्हें गिरफ्तार किया गया था। मध्य प्रदेश एटीएस ने जिला पुलिस के साथ अलग अलग जिलों से इन्हें गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये तमाम चीजें बरामद की गई। पुलिस ने एमपी एटीएस से इसे साझा किया। इंदौर की बात करें, एमपी पुलिस और इंटेलिजेंस विभाग ने इंदौर में पीएफआई ऑफिस की सुरक्षा यहां पर नजर रखी जा रही है। पीएफआई कार्यालय के बाहर गार्ड तैनात किए गए हैं। पीएफआई का प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल करीम बेकरीवाल समेत इंदौर के 8 पदाधिकारी यहीं से गिरफ्तार किए गए। इनके पास से कई गैर कानूनी दस्तावेज मिले। उज्जैन में तोपखाना में संचालित होने वाले पीएफआई कार्यालय को सील कर दिया गया। भारी पुलिस बल यहां भी तैनात किया गया है। मंगलवार को एंटी टेररिज्म स्क्वाड एटीएस और नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ये एक ज्वाइंट ऑपरेशन उज्जैन और महिदपुर में किया गया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 4 सदस्य गिरफ्तार किए गए। अभी हमारे यहाँ पे इंट के द्वारा सूचना मिली थी वरिष्ठ अधिकारियों को कि यहाँ पे पीएफआई का पहले कार्यालय चलता था, तो उस कार्यालय के बाहर हमारे लिए यथास्थिति बनाए रखने के लिए फोर्स को डिप्लॉय करने के आदेश वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए गए हैं। इसके तहत यहाँ पे हमने QRF डिप्लॉय किया है, प्लस जिला बल के जवानों को तैनात किया है। अभी माननीय कलेक्टर महोदय और एसपी महोदय आने वाले हैं, उनके जैसे भी निर्देश होंगे वैसी कार्रवाई की जाएगी। सर, यहाँ पर पहले कौन रहता था, किसने जो है रेंट पे लिया था इसे? यहाँ पर ये जो भी डेवलपर था उससे तस्लीम बेगम के नाम पर ये अलॉट हुआ था और उन्होंने बसीम खान को इसको किराए पर दिया था। उसके द्वारा रेजिडेंस बनाने के लिए इसको किराए पर लिया गया था। लेकिन आजू बाजू रहने वाले किराएदारों से जो हमने बात की उन्होंने बताया है कि यहाँ पे एक ऑफिस चलता था और वो कभी कभी खोलते थे, कंटिन्यू बेस पर नहीं खोलते थे, हफ्ते में 1 आध दिन खोलते थे और कुछ गैदरिंग होती थी, उसके बाद वो लोग चले जाते थे। ये अभी हमारे लिए जानकारी यहाँ के रेजिडेंट जो भी किराएदार हैं उन्होंने दी है। दस्तावेज प्राप्त हुए? अभी हमने जो दूसरे ठिकानों पे दबिश दी है वहाँ से कुछ आइडेंटिटी कार्ड प्राप्त हुए हैं और अभी यहाँ से हम लोगों ने अभी सर्च अभियान करना बाकी है। पीएफआई पर बैन के मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया और कहा कि ऐसे संगठनों पर प्रतिबंध जरूरी है। बैन लग चुका है हमारे साथ गृह मंत्री है सर, किस तरह से यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी? केंद्र ने बैन लगा दिया है। मध्य प्रदेश में पीएफआई की सारी गतिविधियां प्रतिबंधित हो गई हैं। कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी और पुलिस हमारी लगातार कार्रवाई कर रही है। जितनी भी इनकी स्लीपर सेल हैं उन सब स्लीपर सेलों को भी चिन्हित कर रहे हैं। सर, अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के आसपास उज्जैन, महिदपुर और शुजालपुर यहाँ पर भी कई ऐसी एक्टिविटी थी और एसडीपीआई का दफ्तर शाहजहानाबाद में चल रहा था। कैसे नकल कसी आएगी? नकेल तो कसी थी है। कल 8 जिलों में से 21 लोग उनके गिरफ्तार हुए हैं, उनके अध्यक्ष गिरफ्तार हो गए हैं। केंद्र ने पूरे देश में कार्रवाई की। सर्जिकल स्ट्राइक जो केंद्र की थी इस बार देश के अंदर की, रात में 3 बजे एक साथ इतने प्रदेशों में करके सारे तार उनके निकल आई कि आईएसआई से इनके क्या संबंध थे, इन्होंने कितनी हत्याएं की हैं, किस तरह से ये आतंक विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देते थे। ये सारी चीजें आप पाई गई हैं, गजट नोटिफिकेशन में आ गई। सर, अब राज्य को भी अधिकार रहेगा कि वो जो दूसरी ऐसी ताकतें हैं इन पर भी कार्रवाई और अंकुश लगाई जा सके।
बिल्कुल जो राज्य को अधिकार है वो अपने अधिकारों का प्रयोग करेगी, पर कहीं भी इनको उभरने नहीं देगी। ये मध्य प्रदेश शांति का टापू था, है और रहेगा। सर, दिग्विजय सिंह जी ने कहा था कि इन जैसे संगठनों के प्रति संगठन भी कार्रवाई करनी चाहिए। ये जाकिर नायक को शांति दूत जो दिग्विजय सिंह जी कहते हैं, आप बार बार उनका नाम लेके उनकी जो विभाजनकारी राजनीति है उस पर उंगली उठती है। अब ये कांग्रेस इसीलिए खत्म हो रही है, बस थोड़े दिन की बात और फिर ढूंढते रह जाओगे। तो बिल्कुल मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हमारे साथ हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अन्य किसी भी इस तरह के संगठन या जो देश विरोधी एक्टिविटी करते हैं इनको मध्य प्रदेश में पनपने नहीं दिया जाएगा। कैमरा पर्सन खिलान सिंह के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 भोपाल। और देश भर में पीएफआई पर बैन के बाद अब सियासत शुरू हो गई है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने सरकार की इस कार्रवाई पर बयान दिया है। कमलनाथ ने कहा कि देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त कोई भी संगठन अगर इनके खिलाफ सरकार के पास सबूत है तो बैन किया जाना उचित है। ऐसा ना हो कि बिना सबूतों के कार्रवाई कर दी जाए। इसके बाद कमलनाथ ने सरकार को कटघरे में भी खड़ा किया कि अगर ये लोग गलत काम कर रहे थे तो सरकार अब तक क्या कर रही थी। अगर कोई सबूत होए कि वो आतंकवादी संस्थाओं के साथ जुड़े हैं, आतंकवादी उनमें शामिल है, तब वो पीएफआई हो या बीएफआई हो या सीएफआई हो। हाँ, आज आतंकवाद बहुत बड़े खतरे की बात है, तो इसका सबूत होना चाहिए। बनावटी सबूत नहीं, सही सबूत होना चाहिए। और अगर उन्होंने सबूत पाया है तो जरूर उस पर एक्शन लेना चाहिए। तो पीएफआई बैन को लेकर अब ये इस तरह के अलग अलग बयान आ रहे हैं। मांग ये भी उठ रही है कि अगर आप पीएफआई बैन कर रहे हैं तो आरएसएस को भी बैन किया जाना चाहिए। लोकसभा में जो मुख्य सचेतक हैं, केरल के सांसद हैं, वो इस तरह की मांग उठा रहे हैं। सुरेश कोडिकल्ली सुरेश, ये उनका नाम है। पीएफआई को लेकर बहुत पहले केरल को चेता दिया गया था, बावजूद इसके वहां स्थितियां नहीं बदली। शैलेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र के पास आपको लिए चलेंगे और किस तरह का एक्शन हो रहा है उस पर भी नजर बनी हुई है। शैलेंद्र आपको नजर आ रहे होंगे। शैलेंद्र, अब पीएफआई, प्रतिबंध और पॉलिटिक्स। शैलेंद्र, देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने पीएफआई और उससे जुड़े हुए जो 8 अन्य संगठन हैं उनको उनकी गतिविधियों पर पूरी तरीके से रोक लगा दी और उसके बाद अब सियासत भी शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ ने सवाल खड़े किए हैं। 2 तरह के सवाल उनके हैं। एक तो ये कि अगर पीएफआई का जो रजिस्ट्रेशन है वो काफ़ी पुराना है और जब लंबे समय से वो मध्य प्रदेश सहित देश भर के अलग अलग हिस्सों में काम कर रहे थे और जब इस सरकार को इस बात का भनक तक नहीं थी कि वो देश विरोधी काम कर रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार का एक बड़ा फेल्यूर वो करार दे रहे हैं। दूसरा, वो ये कह रहे हैं कि ये सुनिश्चित होना बहुत आवश्यक हो जाता है कि जिस संगठन को आप बैन कर रहे हैं कि क्या वो वास्तव में देश विरोधी किसी कार्य में संलिप्त था या फिर उस पर जो है यूं ही कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सरकार के पास यदि सबूत है तो ऐसे संगठनों को बैन होना चाहिए, लेकिन बिना सबूतों के या बनावटी सबूतों के आधार पर किसी भी संगठन को बैन कर देना कतई उचित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों ने अभी तक जांच में क्या पाया ये सार्वजनिक पटल पर नहीं है। ऐसे में केवल सरकार को पता है कि किस तरह की गतिविधियों में ये लोग संलिप्त थे, किस तरह का साहित्य इनके पास से मिला, इनके पास से लैपटॉप और मोबाइल जो मिले हैं उसमें क्या कुछ मिला है, ये केवल अभी सरकार और जांच एजेंसियों को पता है। उन्होंने कहा कि इस तरह के जब अगर बैन किया गया है तो जो जानकारियां उनकी तरफ से जांच एजेंसियों की तरफ से जुटाई गई हैं या जिन संगठन के लोगों की तरफ से जो जानकारियां मिली हैं वो सार्वजनिक पटल पर होनी चाहिए ताकि लोगों को ये पता हो जो लोग ये सवाल खड़े करते हैं। क्योंकि कल भी हमने देखा कि इंदौर में उनके परिजन जो है वो पहुंचे थे डीआईजी दफ्तर। उन्होंने मांग की थी कि आखिर उन पर किस तरह की धाराएं लगाई गई हैं, क्यों उनकी गिरफ्तारी की गई है, ये पता उनको होना चाहिए। तो उसी तरह कमलनाथ ने कहा कि पूरे देश को ये मालूम होना चाहिए कि पीएफआई के जो लोग थे वो किस तरह की गतिविधियों में संलिप्त थे, क्या वो देश विरोधी कोई गतिविधि संलिप्तता पाई गई है या फिर कुछ और अन्य जो काम करने वाले थे। इस तरह की जो सारी जानकारियां जो है वो सार्वजनिक पटल पर होनी चाहिए। लेकिन जो प्रारंभिक जानकारी है उसके अनुसार ये पता चला है कि उनके पास से कई ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिसमें भारत को इस्लामिक कंट्री 2047 तक के बनाने की बात है, कई बड़े नेता उनके निशाने पर थे। तो इस तरह के जो तमाम सबूत हैं वो जो जांच एजेंसियां हैं उनको मिले हैं, लेकिन इनको सार्वजनिक करने की बात अब जो है पीसीसी चीफ कमलनाथ के द्वारा कही जा रही है। हालांकि आरएसएस पर बैन का जो मुद्दा है उसको लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वह किसी भी संगठन पर बैन की कोई मांग नहीं करते हैं। वो तो सीधा एक बात जानते हैं कि जो लोग देश विरोधी
विरोधी काम में शामिल है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और उनको बैन भी होना चाहिए। जी चलिए, ये बात सही है। एक और बात जिसकी तरफ शैलेंद्र इशारा किया जा रहा है कि ये सही है कि पीएफआई अगर कोई देश विरोधी गतिविधि करेगा उसके साथ यही हश्र होगा, पर यह सवाल भुलाया नहीं जाना चाहिए कि अगर कोई देश विरोधी गतिविधि में लिप्त है तो मध्य प्रदेश जैसे शांति के टापू में तकरीबन 6000 एक्टिव मेंबर कैसे बन जाते हैं? शैलेंद्र। बिल्कुल 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 पहला सवाल उनका यही है कि जिस तरीके से पीएफआई लंबे समय से रजिस्टर्ड है देश में और ऐसे में वो देश के अलग अलग हिस्सों में काम कर रहा है, तो आखिर सरकारें क्या कर रही थी, जो इंटेलिजेंस है वो क्या कर रहा था? क्योंकि इस मध्य प्रदेश के लिहाज से भी देखें तो न केवल रतलाम, नीमच, मंदसौर, उज्जैन, इंदौर, बल्कि जो आदिवासी बाहुल्य इलाका है, जो राजस्थान से सटा हुआ इलाका यानी श्योपुर, वहां पर भी पीएफआई के सदस्य हैं और वहां पर कहीं ना कहीं ट्रेनिंग सेंटर खोले जाने की बात जो है वो सामने आई है। तो ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि किस तरीके से पीएफआई अंदर ही अंदर जो जमीनी स्तर पर किस तरीके से काम कर रहा था। तमाम जो कार्यकर्ता उसने तैयार कर दिए थे, तमाम दफ्तर उसके हो गए थे, तमाम जो विंग है वो अलग अलग, चाहे स्टूडेंट्स की विंग की बात करूँ या फिर जो महिलाओं का विंग है या दूसरे लोगों का विंग है, तमाम तरह की विंग जो है उन्होंने तैयार कर ली थी और कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे कर अपने पैर पसार रहे थे। जिस तरीके से गृह मंत्री ने भी ये कहा कि उनके कई स्लीपर सेल्स भी थे और उनके कुछ पाकिस्तान के कनेक्शन भी मिले हैं, सिमी से भी उनके गठजोड़ की बातें जो भी सामने आई हो। तो ऐसे में एक संगठन जो देश विरोधी गतिविधियों को संचालित कर रहा था और मध्य प्रदेश में लंबे समय से, जिसे शांति का टापू मध्य प्रदेश को कहा जाता है, इंटेलिजेंस यहाँ पर काफी चाक चौबंद माना जाता है और ऐसे में लंबे समय से पीएफआई अगर यहाँ संचालित रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार का इंटेलिजेंस फेल्यूअर तो है। लेकिन अब चूंकि मध्य प्रदेश सरकार ने या कहें केंद्र सरकार के साथ मिलकर जो प्रभावी कार्रवाई की है, उससे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है और कह रही है कि देर से ही सही लेकिन कार्रवाई हुई है। और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि भले ही कोई भी हो, कोई भी संगठन हो जो देश विरोधी काम करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। जी, जो भी देश विरोधी काम करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये तमाम जो पॉलिटिकल अपडेट है शैलेंद्र जिनके बारे में जिक्र कर रहे हैं, बहुत सारे सवाल इस तरह के हैं। सिर्फ एक पक्ष को नहीं देखा जा सकता, दूसरे पक्ष को भी देखा जाना जरूरी है। शैलेंद्र, एक बात और कि अब पॉलिटिकली अगर कहा जाए, गोविंद सिंह भी एक तरफ है, कांग्रेस दरअसल ऐसा लगता है कि तय नहीं कर पा रही कि उसे करना क्या है। गोविंद सिंह एक सिरे में अपने बयान के एक सिरे में तारीफ भी कर रहे हैं शैलेंद्र। देखिए बिल्कुल ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कांग्रेस अभी तक ये तय नहीं कर पा रही कि इस मसले पर उनको राइट जाना है या लेफ्ट जाना है, क्योंकि ये मसला बहुत संवेदनशील है। देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, देश की अस्मिता से जुड़ा हुआ मामला है और ऐसे में जो लोग देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हैं उनके साथ मुझे लगता है कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी भारत का नागरिक उनके साथ जाना पसंद नहीं करेगा। लेकिन सीधे तौर पर यह कह देना कि केंद्र सरकार ने या राज्य सरकार ने बहुत अच्छी कार्रवाई की, ये कहीं ना कहीं उनकी पीठ थपथपाना होगी या ये कहें कि उनकी तारीफ करना शायद जो है विपक्ष नहीं चाहता है। लेकिन दबी जुबान से ही सही, लेकिन वो कह रहे हैं कि भले ही जिस तरह से मैंने कहा कि कमलनाथ ने तारीफ तो की लेकिन सवाल खड़े करते हुए, सवाल इसलिए खड़े किए कि इतने लंबे समय से पीएफआई काम कर रहा था, तब आपका सरकार क्या कर रही थी और जो कार्रवाई हुई है क्या उसके लिए पर्याप्त सबूत जो है सरकार के पास है या नहीं है। इसी तरह का कुछ बयान जो है डॉक्टर गोविंद सिंह का, वो नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि तारीफ जो काम हुआ है यानी जो कार्रवाई हुई है वो काबिले तारीफ है, लेकिन इंटेलिजेंस फेल्यूअर रहा है। इस बात की भी वो कहीं ना कहीं अपने बयान में इस बात को भी ताकीद कर रहे हैं कि सरकार को समय रहते इस पर चेत जाना चाहिए था, क्योंकि अभी जैसा आपको बता दूं कि कुछ दिन 2 दिन पहले ही सरकार ने ये कहा है कि जो दंगे मध्य प्रदेश में पिछले सालों में हुए उसमें पीएफआई के एंगल को भी तलाशा जाएगा और यदि उन दंगों में पीएफआई की संलिप्तता पाई जाती है तो ये बड़ा सवाल हो जाएगा कि पहले से ही सरकार इस मामले को लेकर क्यों नहीं चेत रही थी। अगर वो चेती होती तो जो दंगे हुए मध्य प्रदेश में वो ना भड़क पाते। जी बिल्कुल। और ये जिन दंगों का शैलेंद्र जिक्र कर रहे हैं, याद दिला देते हैं, वो कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। 7 साल में तकरीबन 290 दंगे, इसे आप 300 के पास भी रख सकते हैं। तो सवाल एक तरफ उठाने से काम होगा नहीं दरअसल। चलिए थोड़ी प्रोसीडिंग्स पे चर्चा कर ले। अरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, इंदौर में क्या कुछ एक्शन हुए थे? दूसरा, मालवा का जिक्र आएगा। सारे संगठन, जब भी इस तरह के संगठनों की बात आती है, मालवा में इनका जरूर कोई ना कोई बेस नजर आता है। उसे साफ किया कैसे जाए? अरुण।
चलिए अरुण से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। इंदौर से भी लगातार गिरफ्तारियां हुई हैं और यही वजह है कि हम ये बात बता रहे हैं कि अकेले मसला सिर्फ इंदौर का नहीं है, मालवा और निमाड़ का काफी सारा हिस्सा। जब भी आप इस तरह से देखेंगे, देश विरोधी नारे लगेंगे, सीडी वहां से निकल कर आएगी। जब भी सिमी की स्लीपर सेल की बात आएगी, दस्तावेज और जो स्लीपर सेल है उसके मालवा से कनेक्शन की बात सामने आती है। मालवा इन मामलों में बहुत संवेदी है और वहां से इसका सफाया हो यह बहुत ज्यादा जरूरी है। शैलेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, एक बात और कि अभी एहतियातन जो पीएफआई से जुड़े दफ्तर हैं, पीएफआई के जो सेंटर हैं, वहां पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। इसका एक दूसरा पहलू और भी है शैलेंद्र, कि जब भी कोई गड़बड़ होती है, पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी टीवी पर आकर कहते हैं कि हमने बहुत सख्त नियम बना दिया है, अब तो कोई बिना किराएदार जो है वो बिना वेरिफिकेशन के रह नहीं पाएगा। पर जब भी इस तरह के मामले सामने आते हैं तो डायलॉग ये दिया जाता है कि हम फैलाने को नेस्तनाबूद कर देंगे, हम इसको नेस्तनाबूद कर देंगे। ये माना जाए कि पुराने जो नियम है वही सही तरीके से नहीं चल रहे हैं। शैलेंद्र, देखिए जब घटनाक्रम हो जाता है उसके बाद चाहे सरकारें हों या उस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए मंत्री हों, तमाम तरह के दिशा निर्देश जारी करते हैं और ये कहते हैं कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इस दिशा में सरकार ठोस कदम उठाएगी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे ये जो नियम कायदे कानून हैं वो शिथिल पड़ते जाते हैं और जब फिर दोबारा से कोई नया घटनाक्रम आता है तब फिर उन नियमों का हवाला दिया जाता है और फिर ये अधिकारी नापे जाते हैं, अधिकारियों को जिम्मेदारी तय की जाती है कि आखिर कौन वो लोग थे जिनके समय में ये घटनाक्रम हो गया। जिस तरीके से जो बात हो रही है कि पीएफआई को लेकर के तमाम जो लोग हैं वो अलग अलग इलाकों में लगातार सक्रिय हो रहे थे, जिसका आपने जिक्र किया, मालवा और निबाड़, चाहे खंडवा की बात करूं, बुरहानपुर की बात हो, रतलाम की बात हो, मंदसौर है, नीमच है, उज्जैन है, ये तमाम वो इलाके हैं जो जहां से लगातार अगर पहले भी कभी भी दंगों की बात हो या फिर दंगे से जुड़े लोगों की बात हो तो इस इलाके से उनके तार जरूर जुड़ते नजर आते हैं। यानी ये कहीं ना कहीं सरकार को भी पता है कि ये इलाके जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, लेकिन उसके जी चलिए मैं आपको रोकना चाह रहा हूं शैलेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बात यह भी आ रही थी, हम कांग्रेस से इस बात पर भी रिएक्शन लेना चाह रहे थे। आप आरएसएस पर, पीएफआई पर बैन के बाद देश भर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। केंद्रीय एजेंसियों ने अलर्ट जारी कर दिया है। राज्यों से पीएफआई कार्यालयों को खोजकर सुरक्षा व्यवस्था तैनात करने के लिए कहा गया है ताकि किसी तरह की हिंसा या अनहोनी न हो सके। और अब रायपुर से बड़ी खबर, जेएनएम मेडिकल कॉलेज में चूहों का आतंक है। चूहों ने एमबीबीएस की 17 छात्राओं को काट दिया। जो डॉक्टर बनने वाली हैं, ऐसी 17 छात्राओं को इन्होंने काट दिया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल मेडिकल कॉलेज का यह पूरा मामला है। गर्ल्स हॉस्टल में चूहों ने छात्राओं को काटा है। प्रबंधन ने सभी छात्राओं को पीजी में शिफ्ट किया है। पुराने गर्ल्स हॉस्टल में अव्यवस्थाओं का आलम है। कपड़े किताब के साथ अन्य सामानों को चूहे नुकसान पहुंचा रहे हैं। सहयोगी युगल आपको नजर आ रहे होंगे। युगल, चूहों का आतंक। देखिए ललित, बिल्कुल हैरान करने वाली बात है कि जिस तरह से चूहे काट रहे हैं और खास करके जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं उन छात्रों को मेडिकल जो है चूहों ने हमला किया है। और ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 17 जो छात्र हैं उसको चूहे ने काटा है। और बड़ी हैरानी की बात है कि इस तरह की घटनाएं घटित होती है। प्रबंधन इस पूरे मामले पर कुछ भी कहने से बच रहा है। दरअसल ये पूरी तरह से अव्यवस्थाओं का आलम है। पुराने गर्ल्स हॉस्टल में ये घटना घटित हुई है। उसके बाद सभी जो छात्र छात्राएं उन्हें पीजी हॉस्टल में शिफ्ट किया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि इस तरह की लापरवाही आती है और प्रबंधन कुछ भी कहने से बच रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब कुत्ता, बिल्ली, चूहा या फिर सियार इस टाइप से जो जीव काटते हैं तो एहतियातन एंटी रेबीज की इंजेक्शन है वो भी लगानी पड़ती है कि कहीं रेबीज का खतरा है वो बढ़ न जाए। तो अभी तक प्रबंधन ने किस तरह का एक्शन लिया है और चूहों से निपटने के लिए क्या उनकी तैयारियां हैं, यहां तक के जो कोई बात है वो शेयर नहीं करना चाह रहे हैं। जो छात्र छात्राएं वो परेशान हैं।
और उनके जो कपड़े हैं उसे भी काटा जा रहा है, जो कापी किताब पुस्तक हैं उसे भी काटा जा रहा है। हालांकि जो छात्राएं हैं वो मच्छरदानी लगाकर सोते हैं, फिर भी चूहे हैं वो लगातार हमला कर रहे हैं। तो ऐसे में जान का खतरा भी बिल्कुल बना हुआ है, क्योंकि एंटी रेबीज का इंजेक्शन अगर नहीं लगेगा तो रेबीज जो फैलने का खतरा है वो लगातार बना रहता है। तो इस तरह के जो बड़ी लापरवाही है वो छात्रावास में देखने को मिल रही है। जी, परेशान है सभी जो मेडिकल के छात्र हैं, वो परेशान है। ललित, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका युगल इस तमाम जानकारी के लिए। इधर मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने नवाचार करते हुए लाइनों की मानव रहित पेट्रोलिंग शुरू करने की योजना बनाई है। इसके लिए ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। 220 केवी के अति उच्च दाब लाइनों की पेट्रोलिंग ड्रोन तकनीक से कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके तहत 80,000 टावरों की ड्रोन से पेट्रोलिंग का लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल 10,000 टावर ड्रोन तकनीक के जरिए कवर किए जा रहे हैं। इस तरीके से टावर देखे जाएंगे। देखिए, देश में एक बड़े रूप से ड्रोन के आधार पे पेट्रोलिंग करेंगे हम लोग अपने ट्रांसमिशन लाइन की, और उस पेट्रोलिंग के माध्यम से हम अपने जो टावर लाइनों के जो डिफेक्ट्स है उनको आइडेंटिफिकेशन का काम करेंगे। अभी तक ये काम मनुष्यों के आधार पर होता था, उसमें टावर के ऊपर चढ़ना पड़ता था, और टावर के ऊपर चढ़ने के कारण से उसकी आँख कैसी है, उसका शरीर का मतलब हेल्थ कैसी है, उस पर आधार पर हमको डिफेक्ट पता लगते थे। ये ड्रोन से पेट्रोलिंग करने पे हमको बहुत एक्यूरेटली, बिल्कुल प्रिसाइजली, बहुत सही तरीके से हमको सारे डिफेक्ट पता लग जाएंगे। तो सही तरीके से डिफेक्ट पता लगने पे उनका समय पे हम रेक्टिफिकेशन कर पाएंगे। और इसी के साथ खास खबर में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।